नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी होगा। अपने साथ लेकर आना होगा फिटनेस प्रमाण पत्र और पैदल यात्रा करने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। इस बार यात्रा पर 50 लाख यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, काफी नए बदलाव के साथ इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार ये हो रहा है कि कोई भी यात्री जो आएगा वो अपने स्टेट से एक प्रमाण पत्र लाएगा कि फिटनेस का, कि वो जो है पैदल यात्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि यहाँ पे कोई जो है दिक्कत ना रहे उनको। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हमारे राज्य में देश का पहला राज्य बन गया जहाँ की कोविड के अब एक भी केस नहीं रह गए। हमारे यहाँ पहली वैक्सीन भी सबको लगी है, दूसरी वैक्सीन भी लगी है, तीसरी भी हमारे यहाँ 32% से ऊपर के लोगों को लगी है। लेकिन 4 धाम में इस बार हमें व्यवस्था कर रहे हैं कि केदारनाथ के रास्ते पे हर किलोमीटर पे हम एक स्वास्थ्य रिलीफ केंद्र बना रहे हैं, जहाँ पे कि एक फार्मासिस्ट भी रहेगा, एक डॉक्टर भी रहेगा। वहाँ पे ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था रहेगी, सिलेंडर भी रहेंगे, यूज एंड थ्रो वाले ऑक्सीजन के पैकेट भी रहेंगे। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त रवि कैंतुरा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभी देखिए, 4 धाम यात्रा की अगर बात की जाए तो इस बार कई नए जो नियम हैं उसके साथ 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। पहले हमने देखा रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया और इस बार जो फिटनेस प्रमाण पत्र है उसे भी सरकार की तरफ से जरूरी कर दिया गया है। किन लोगों के लिए जरूरी रहेगा, क्या कुछ जो नियम रहेंगे इसमें उन्हें शामिल किया जाएगा? बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से जो 4 धाम यात्रा है और पिछले वर्षों का अगर अनुभव को देखें तो खास तौर पर जो पैदल यात्रा है, यानी कि केदारनाथ और यमुनोत्री की, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो दिक्कतें आई हैं वो पैदल चलते हुए आई हैं। हार्ट अटैक से कई श्रद्धालुओं की मौतें भी हुई। पिछली बार भी आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो यही देखते हुए, इस सबक को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि जो भी पैदल यात्रा के जो मार्ग हैं, यानी कि केदारनाथ, यमुनोत्री, इसके अलावा अगर बात करें तो जो हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे तो वहाँ पर भी पैदल यात्रा होती है। तो ऐसे में पैदल का फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि अपने राज्य से बनाकर लाएंगे कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं कि वो इतनी पैदल यात्रा कर सकते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक चीज़ें ये है कि इसको अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री भी एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर एक SOP जारी होगी कि किस तरीके से फिटनेस प्रमाण पत्र अपने राज्य से बनाना होगा और किस तरीके से यहाँ पर उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं या फिर अपने साथ लाना होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुख्यमंत्री की बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इस बात को साफ कर चुके हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे अगर वो पैदल यात्रा को लेकर एक फिटनेस सर्टिफिकेट अपना बनाकर लाएं, ताकि उनको ये मालूम हो कि उनका स्वास्थ्य पैदल चलने लायक है या नहीं है और यहाँ पर उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो पैदल मार्ग हैं केदारनाथ और यमुनोत्री की, हर 1 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होगा। इसमें मुख्य तौर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, क्योंकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की कमी के कारण कई प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी और इसके अलावा जो भी और मेडिसिन है उनकी व्यवस्थाएं होंगी। तो ये एक इस तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है कि ताकि जो 4 धाम यात्रा है उसमें जिस तरीके से पिछले वर्षों मरने वालों की संख्या बढ़ गई थी, हार्ट अटैक इसमें मुख्य कारण था, पैदल यात्रा के दौरान लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, तो इन तमाम चीज़ों को पहले ही एक फिटनेस हो और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको ये मालूम हो कि हम कितना पैदल चल सकते हैं। हमें कोई दिक्कत है तो उससे पहले वो अपने आप का अपनी दवाइयों को लेकर साथ में आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर हर 1 किलोमीटर में जिस तरीके की व्यवस्था बनाने की बात स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर मौत का आंकड़ा भी कम होगा और लोगों की जो यात्रा है वो सुगम हो सकती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है और तैयारी भी पूरी है और इस बार कई जो नए बदलाव है वो भी देखने को मिलेंगे 4 धाम यात्रा में। बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे तो केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही है, मगर यात्रा मार्ग, पैदल और मंदिर परिसर में अभी भी बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड से JCB के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है और इसके अलावा पैदल मार्ग से बर्फ हटने के बाद धाम तक घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। अभी भी 50 मजदूर बर्फ हटाने के कार्य में लगे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होगी और यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन सबसे पहले केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग को दुरुस्त कर रहा है। 18 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ को पूरी तरह से हटाने का काम इस वक्त चल रहा है और इसके अलावा बर्फबारी से पैदल मार्ग को जो भी क्षति पहुंची है उसकी मरम्मत भी की जा रही है।
और उधर जोशीमठ में हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी क्षेत्र में अभी भी बर्फ जमी है। फूलों की घाटी क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंची वन विभाग की टीम की राह में भी बर्फ ने मुश्किल खड़ी कर दी है। टीम को बर्फबारी जमी होने के कारण वजह से वापस लौटना पड़ा है। दरअसल वन विभाग की टीम तस्करों पर नजर रखने के लिए फूलों की घाटी क्षेत्र में निरीक्षण के लिए गई थी और इसी दौरान रास्तों पर अभी भी बर्फ जमी होने के चलते कर्मचारियों को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें हल्द्वानी से, जहां बनभूलपुरा इलाके में व्यापारी पर पत्नी की हत्या का आरोप। चाकू से गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी गई। वारदात से पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है हल्द्वानी से, जहां बनभूलपुरा इलाके में एक व्यापारी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि चाकू से गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी गई और वारदात से पहले दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। इधर केंद्रीय परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी देर रात रुड़की ब्लॉक के बढ़ेड़ी राजपुतान पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली हरिद्वार हाईवे 6 लाइन एक्सप्रेसवे की तैयारियों का जायजा लिया। नितिन गडकरी के दौरे को लेकर NHAI के DGM राघव त्रिपाठी ने कहा कि गडकरी एक्सप्रेसवे की तैयारियों का जायजा लेने आए थे और जायजा लेने के बाद वो रवाना हो गए। मंत्री जी कह लीजिए उसकी एक मीटिंग रखते हैं, उसी के रिगार्डिंग थोड़ा वो था, साइड पे उनका रुकना हुआ था, जो स्थल निरीक्षण कह सकते हैं, छोटा सा, बस वही एक प्रोग्राम पर छोटा सा। कब ये चालू हो गया है इस महीने और इसका जो टाइम है 2 साल का है, तो 2025 फरवरी मान के चलिए। अब बात पहाड़ वाली होली की, तो उत्तराखंड में हर तरफ होली की खुमारी नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री भी होली के कार्यक्रम में झूमते नजर आ रहे हैं। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी कलाकारों के साथ डांस करते नजर आए, तो वहीं खटीमा में सीएम धामी के निजी आवास पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की मां ने होली मिलन कार्यक्रम रखा। जो तस्वीरें आप देखिए, होली की खुमारी प्रदेश में छाई हुई है और खुद सीएम इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए। चंपावत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां होली के गीतों पर थिरकते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, खटीमा से मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री की मां की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में थारू विकास भवन में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी कलाकारों के साथ झूमते नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने कलाकारों के साथ कई गीतों पर डांस किया। और ये तस्वीरें देखिए, खटीमा से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां पर किस तरीके से थिरकते नजर आए सीएम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थारू विकास भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। सीएम इसमें शिरकत करने पहुंचे। तो प्रदेश में इन दिनों हर ओर होली की धूम नजर आ रही है। खड़ी होली के साथ बैठक होली की भी धूम है। पहाड़ के पारंपरिक गीतों पर कलाकार झूमते नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर होली की धूम मची हुई है। पहाड़ के पारंपरिक गीत गाकर लोग होली मना रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की है, जहां पर होली पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोग होली के गीतों पर डांस करते नजर आए। लोग खड़ी होली मना रहे हैं। महिलाएं और पुरुषों की ये टोलियां देखिए कैसे एक लय में डांस कर रही हैं। लोग पहाड़ी अंदाज में होली के गीत गाकर जश्न मना रहे हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक इन दिनों सब जगह होली की खुमारी नजर आ रही है। महिलाएं हो या पुरुष, सब होली के गीत गाकर झूम रहे हैं। पहाड़ पर इन दिनों गांव-गांव, गली मोहल्लों में खड़ी होली की धूम मची हुई है और होलियार होली के पारंपरिक गीत गाकर जश्न में डूबे हैं।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। वहीं कोटद्वार में भी होली की रौनक नजर आ रही है। कोटद्वार में होली मिलन कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें स्पीकर ऋतु खंडूरी शिरकत करने पहुंची। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष फूलों की होली खेलती नजर आई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पहाड़ के गीतों पर भी झूमती नजर आई। मिलन के कार्यक्रम में मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। महिला दिवस भी आने वाला है, 8 मार्च को महिला दिवस है, तो साथ ही साथ हमने महिला सशक्तिकरण और होली का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया। बधाई देना चाहती हूँ इनरव्हील को। कोटद्वार में बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो सभी बहनों से मिलकर खूब आनंद भी आया, अच्छा भी लगा कि कोटद्वार की समाज के लिए बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। अल्मोड़ा में भी होली की धूम देखी जा रही है, जिसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तरफ महिलाओं की टोलियां होली के गीतों पर थिरकती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुषों की टोलियां भी होली के गीतों पर झूमती नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रदेश भर में होली की धूम है और अल्मोड़ा में किस तरीके से होली की धूम है। यहाँ पर जो पुरुष है पारंपरिक गीतों पर झूमते नजर आए, तो वहीं महिलाएं भी पारंपरिक गीतों पर नाच गान करती नजर आए। वहीं होली पर्व को लेकर पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने लोगों से कहा कि वो शांति के साथ होली मनाएं। होली पर्व एक दूसरे को बधाई देने और बैर बुलाकर भाईचारे को बढ़ाने का पर्व है और इसीलिए इस पर्व पर ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। फोर्स को पूरी तरह अलर्ट करा दिया गया है, सबसे मीटिंगें कर ली गई है। पब्लिक से भी हमने अपील की है कि होली को शांतिपूर्ण मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और किसी भी तरह का कोई हुड़दंग ना करें और दूसरे लोगों के लिए परेशानी न करें। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, मसूरी में शिफन कोड के प्रभावितों का धरना, विस्थापन की मांग को लेकर धरना किया जा रहा है और चौथे दिन भी धरने पर बैठे हैं प्रभावित लोग। पालिका अध्यक्ष पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है इन लोगों की तरफ से। मसूरी से बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शिफन कोड के प्रभावितों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। विस्थापन की मांग को लेकर इन लोगों की तरफ से धरना दिया जा रहा है और चौथे दिन भी धरने पर बैठे हैं प्रभावित। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने सरकारी फार्म में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। 22 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है और सीएम के निर्देश है कि 2024 तक इसका काम पूरा कर लिया जाए। वहीं 30 अप्रैल को मसूरी कैंट के लिए चुनाव होना है और चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया के लिए मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और भाजपा नेता मोहन पटवाल से सूची मांगी गई है। गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। काम कर रहे हैं, मोदी जी के संदेश को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। खुशी का प्रताप है कि आज आप देखें, जहां नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी नहीं हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और निश्चित ही उसका प्रभाव भी इन कैंट के चुनाव में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। शीघ्र ही संगठन हमारा पार्टी के प्रत्याशियों को तय करेगा और उसके बाद चुनाव प्रचार होगा। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में बनने वाले फुटबॉल मैदान के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं रेखा आर्य ने फुटबॉल स्टेडियम का, और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि वाराणसी में स्थिति हरिद्वार से अलग है और इसलिए सरकार को कोई भी फैसला लोगों को भरोसे में लेकर करना चाहिए। बनारस की स्थिति दूसरी है, वहाँ गंगा के घाट बहुत चौड़े, बहुत बड़े, और हरिद्वार की स्थिति दूसरी है। यहाँ यदि कुछ करना है तो जो स्टेक होल्डर्स है, यहाँ के स्थानीय नेतागण हैं, यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और पंडा पुरोहित गण हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए, व्यापारियों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो काम किया जाए वो सर्वहित में हो।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए डेड बॉडी ना मिलने की दिक्कत सामने आ रही है। दरअसल छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए डेड बॉडी की जरूरत होती है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। पुलिस महानिदेशक के साथ में और गृह मंत्रालय के साथ में एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि जो लावारिस डेड बॉडियाँ होती हैं उनको हमारे मेडिकल कॉलेजों में प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को लाया जा सकता है। जब उनके वारिस मिल जाएंगे तो बॉडी उनको दी जाएगी। अगर जो बिल्कुल ही लावारिस है तो उसके लिए कोई ऐसी नियमावली बनाने की बात चल रही है अभी कि ताकि वो मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के प्रैक्टिकल के काम आ सके। तो सीएम की मीटिंग में बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी को न बुलाने पर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा किया, मगर भाजपा इस पर सफाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ विधायकों की बैठक में न बुलाने पर विधायक राजेंद्र भंडारी नाराज हो गए हैं। राजेंद्र भंडारी का आरोप है कि उन्हें मीटिंग के लिए न्योता नहीं दिया गया। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की समीक्षा बैठक थी और पूरे विकास कार्यों की समीक्षा होनी थी। हमको ये लगता था कि हम गढ़वाल से अकेले विधायक हैं कांग्रेस से, तो हो सकता है हमको भी बुलाया जाएगा, किंतु नहीं बुलाया गया। अब ये तो बीजेपी की परिपाटी है, विपक्ष को साथ लेकर के नहीं चलती है। जब तक विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक विकास कार्य कैसे हो पाएंगे। विकास कार्यों के लिए विपक्ष की सहमति भी जरूरी है, उनका साथ भी जरूरी है। और अक्सर मौके आते हैं जब बीजेपी विपक्ष को कुछ मानती नहीं, शून्य पर लेकर के। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों का फीडबैक लेने के लिए मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में गढ़वाल क्षेत्र के कई विधायक पहुंचे थे, मगर कांग्रेस कह रही है कि बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी को मीटिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया। बुलाया ही नहीं गया था क्योंकि जब से जोशीमठ की घटना घटी है और कर्णप्रयाग में भी बहुगुणा नगर जो है टूटा है, तो उसको लेके मुखर हैं काफ़ी समय से राजेंद्र भंडारी जी, और वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जीत के आए हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि जब समीक्षा होगी लोकसभा सीट के सभी विधायकों को बुलाया गया तो राजेंद्र भंडारी जी को भी बुलाया जाना चाहिए था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कई विधानसभा सीटों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कामों की समीक्षा की, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के पेच भी कसे गए। जितने जनपदों की विधानसभाएं आती हैं उनके जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ और शासन के सचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और काफ़ी गंभीरता से मंथन हुआ है चीज़ों पर। तत्काल जो जन सामान्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें उनको पूरा किया जाए। और कार्य संस्कृति बदलने की भी बात कही गई है कि कार्य संस्कृति बदलें और रिजल्ट ओरिएंटेड बने। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों की तरफ से जिन समस्याओं को रखा जा रहा है उन पर गंभीरता से काम किया जाए। साथ ही सीएम के निर्देश हैं कि विभागीय कामों को एक दूसरे पर थोपे जाने की बजाय उनके समाधान पर फोकस होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।